हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे पादप जगत को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप कोई भी टेट, सीटेट या फिर शिक्षक भर्ती की बात करें तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और है भी बहुत बड़ा टॉपिक। एक छोटे से क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो वहाँ से ही 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं अगर हम ठीक से पढ़ें इसको। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट्स लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पादप जगत है इसी को हम पढ़ रहे हैं। इसके दो भाग हैं, एक होता है अपुष्पोद्भिद और एक होता है पुष्पोद्भिद वर्ग। ठीक है, तो इन दोनों ही वर्गों से कुल मिलाकर पूरा पादप जगत होता है। और ये देखने में आपको इतना छोटा सा स्क्रीनशॉट्स लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल से, और इन सभी चीज़ों से अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ें इसको तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और आपको याद होगा कि पिछले शिक्षक भर्ती की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पिछले टेट और सी टेट में तो पता नहीं कितनी बार यहाँ से पादप जगत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो आपको इतना छोटा सा स्क्रीनशॉट्स लग रहा है ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो एक हिस्से को हम आज पढ़ेंगे और इस वाले हिस्से को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पूरे टोटल को आज एक ही वीडियो में पढ़ पाना मतलब मुश्किल है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर करीब 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए हम एक पार्ट, इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद और दूसरे में हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद वर्ग को। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे पादप जगत को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अपुष्पोद्भिद और दूसरा है पुष्पोद्भिद। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद, जिसमें आ लगा हुआ है वो वाला हम पहले पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो पादप जगत है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है अपुष्पोद्भिद। तो ये क्या होता है, तो इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। जैसा कि हिंदी में आपने उपसर्ग पढ़े हैं, जहाँ पर भी आ लगा होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ से रहित। ठीक है, तो पुष्प है ना, और भेद है यानी पुष्प और बीज से रहित। आ मीन्स क्या होता है, रहित। तो नाम को भी अगर हम, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी अगर हेडिंग है, कोई भी नाम है, उसको अगर हम ठीक से डिफाइन करें, उसका संधि विच्छेद करें तो हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है। जो अपुष्पोद्भिद है इनको 3 समूहों में बांटा गया है। आप ऊपर देखें, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अपुष्पोद्भिद यानी ये वाला भाग, और इसको भी बांटा गया है 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ब्रायोफाइटा और इन सबको तो एक एक भाग ही है इसके, लेकिन थैलोफाइटा जो है इसके भी 3 भाग है। थैलोफाइटा के 3 भाग कौन से हैं, एक तो शैवाल है, दूसरा कवक है और तीसरा है जीवाणु। ठीक है, तो हम थैलोफाइटा को पढ़ेंगे। अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या होता है, पुष्प और बीज रहित। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं होते अपुष्पोद्भिद होते हैं। इनके अंतर्गत यानी कि इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यानी ये 3 हो गए आपके। और अब इनमें से भी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सिंगल है, लेकिन जो एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा जो है इसके भी 3 भाग हैं। आप देखें यहाँ से, इसके भी 3 भाग हैं। तो पहला है शैवाल, दूसरा है कवक और तीसरा है जीवाणु। 3 भागों में बांटा गया है थैलोफाइटा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ लें, हम शैवाल को भी अच्छे से पढ़ेंगे, कवक को भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो हम लाइकेन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और रीट की बात करें तो आप रीट का जो अभी एग्ज़ाम्स हुआ है आप उसमें देखें, इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं रीट के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु तीनों को, क्योंकि शैवाल और कवक दोनों के मिलने से लाइकेन भी बनता है, तो हम लाइकेन के बारे में भी पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हम ये वाला हिस्सा है टोटल पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो अपुष्पोद्भिद आपको पता हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके जो 3 भाग हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा को।
और थैलोफाइटा के अंदर जो 3 चीज़ें आती हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु, उनको पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा क्या होता है? इस वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। मतलब ये जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। जितना भी वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पति जगत होते हैं, उनमें थैलोफाइटा जो है वो सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। अब संवहन ऊतक कौन से होते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम और फ्लोएम क्या है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पिछले किसी वीडियो में मैंने जाइलम के बारे में डिटेल से सब बताया हुआ है। इनका काम जो है पानी जो है पहुँचाने का होता है। तो जाइलम और फ्लोएम 2 होते हैं और दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं। इनकी चीज़ें अलग होती हैं, इनकी विशेषताएँ अलग होती हैं, गुण अलग होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें संवहन ऊतक नहीं होते। किसमें? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत, उनमें संवहन ऊतक नहीं होते, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं इसमें थैलोफाइटा में। अब थैलोफाइटा के 3 भाग बताए थे, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो सबसे पहले हम शैवाल को देखेंगे। अगर हम चीज़ों को बारी बारी और ठीक से स्टेप बाय स्टेप समझें तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैवाल को। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अध्ययन वाले वीडियो में सब बताया हुआ है। हर चीज़ के अध्ययन बताए हैं, शैवाल के, कवक के, ये किसी भी चीज़ के बहुत सारे 2 वीडियो इसके लिए बनाए हैं और सभी के अध्ययन वहाँ पे बताए हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखें शैवाल हम पढ़ रहे हैं, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा, शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त होते हैं। पर्णहरित युक्त होते हैं। यहाँ पर एक रहित भी अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर युक्त ध्यान रखना है। शैवाल जो है वो पर्णहरित युक्त होते हैं। दूसरा क्या है? संवहन ऊतक रहित होते हैं, क्योंकि थैलोफाइटा में आते हैं शैवाल और थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होते, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। तो इसमें शैवाल में भी नहीं होंगे, क्योंकि थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आते हैं और जब थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते तो शैवाल में भी नहीं होंगे। तो शैवाल में भी क्या नहीं होता? संवहन ऊतक नहीं होता, यानी संवहन ऊतक रहित होते हैं। ये आत्मपोषी होते हैं और इनका शरीर कैसा होता है? सुकाय होता है। सुकाय मतलब चपटा सा कुछ इस तरह का होता है, सुकाय होता है किसका? शैवाल का। तो ये शैवाल जो है आत्मपोषी होता है, संवहन ऊतक रहित होता है, यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, पर्णहरित युक्त होता है। तो इसको युक्त को ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ जो लाभदायक शैवाल है, यानी शैवालों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या है? भोजन के रूप में। भोजन के रूप में हम कौन से शैवालों का प्रयोग करते हैं? कौन से? तो इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं। फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन और है लेमिनेरिया। ये सभी जो शैवाल हैं इनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप ये सारे नाम याद रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक एक पॉइंट से। और ये जो पादप जगत चैप्टर है, यहाँ से पादप जगत के चैप्टर से एक एक शब्द से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से कम इस पूरे पादप जगत चैप्टर से 2000 के आसपास क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर हम चीज़ों को बारीकी से पढ़ें तो। एक एक शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, कितना मटेरियल आप बना सकते हो। तो भोजन के रूप में शैवालों का प्रयोग, कौन से शैवालों का प्रयोग होता है? फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन और लेमिनेरिया। ये सभी भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से शैवाल हैं जो आयोडीन बनाने में लिए जाते हैं, इनका प्रयोग होता है? तो उन शैवालों के नाम है लेमिनेरिया। अब ध्यान दें, यहाँ पर लेमिनेरिया का प्रयोग भोजन के रूप में भी होता है और आयोडीन बनाने में भी। दूसरा है फ्यूकस, फिर एक्लोनिया, और ये सभी तीनों जो हैं इनका प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है, और जिसमें से लेमिनेरिया का प्रयोग भोजन के रूप में भी होता है। तो आयोडीन बनाने में 3 जो शैवाल है प्रमुख है जिनका इस्तेमाल होता है, जिनका यूज़ होता है, लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया। इनको याद रखें, इनका प्रयोग होता है आयोडीन बनाने में। नेक्स्ट है, खाद के रूप में कौन से शैवालों का प्रयोग होता है? एनाबीना का होता है, नॉस्टॉक का होता है, केल्प का होता है। ये ला जो है आधी है, ठीक है, केल्प। तो इन तीनों का प्रयोग खाद बनाने में होता है, खाद के रूप में होता है, ठीक है। एनाबीना का, नॉस्टॉक का और केल्प का, इन तीनों का जो है खाद के रूप में प्रयोग होता है, और ये तीनों ही क्या है? शैवाल हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन शैवाल है, और वहाँ पे इतने सारे शैवालों के नाम हैं, सारे नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन कर दे कि इनमें से शैवाल है कौन सा या शैवाल नहीं है। 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो शैवालों के नाम आपको याद रखने हैं। तो खाद के रूप में एनापिना, नॉस्टॉक और केल्प, इन तीनों का जो है प्रयोग खाद के रूप में होता है, और ये सभी क्या है, शैवाल हैं। फिर औषधियाँ बनाने में किसका प्रयोग होता है, कौन से शैवालों का, तो औषधियाँ बनाने में होता है क्लीरेला का। क्लीरेला जो है उससे क्लोरेलिन नामक जो है प्रतिजैविक, मतलब ये जो है पूरा एक चीज़ है, ठीक है, यानी क्लीरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक। और लेमिनेरिया जो कि अभी आपने ऊपर देखा, लेमिनेरिया, इससे टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, यानी आयोडीन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है लेमिनेरिया का, भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, और औषधियों में भी इस शैवाल का प्रयोग होता है, कौन से, लेमिनेरिया का। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर कोई शैवाल का होता है तो वो होता है लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया शैवाल भोजन के रूप में भी यूज़ होता है, खाद के रूप में भी इसका यूज़ हो सकता है, आयोडीन बनाने में भी इसका यूज़ होता है, और औषधियाँ जो होती हैं दवाओं में भी इसका यूज़ होता है, किसका, लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, और क्लीरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक बनाई जाती है। तो ये है शैवालों के नाम, जिनका कुछ लाभदायक, जिनका प्रयोग भोजन में, खाद में, आयोडीन बनाने में या दवाओं बनाने में होता है। तो इन सभी के नाम आप याद रखें। दूसरा हमारा जो थैलोफाइटा का पार्ट था वो था कवक। थैलोफाइटा को 2 भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो शैवाल को हमने पढ़ा, दूसरा है कवक को। कवक को हम देखें तो कवक क्या होते हैं, कवक पर्णहरित रहित होते हैं। जैसा कि आपने शैवाल में देखा पर्णहरित युक्त होते हैं, लेकिन कवक क्या होते हैं, पर्णहरित रहित होते हैं, यानी पर्णहरित नहीं होते किसमें, कवक में। कवक क्या होता है, संकेंद्रीय होता है, संवहन ऊतक रहित होता है। जैसे कि अभी बताया थैलोफाइटा संवहन रहित होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी सब जो है संवहन ऊतक रहित होंगी, यानी किसी में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। तो कवक जो है उनमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे, और जाइलम और फ्लोएम किस में आते हैं, संवहन ऊतक होते हैं ये। तो ये इसके रहित होते हैं, यानी संवहन ऊतक नहीं होते। दूसरा, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो भोजन होता है संचित, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। कवक से जो है पौधों में बहुत सारे रोग होते हैं, यहाँ तक कि पौधों में भी होते हैं, और मानव शरीर में भी बहुत सारे रोग कवक से होते हैं। जैसे एथलीट फुट है, जैसे दाद, खाज है, या गंजापन है, ये सभी जो है कवक से होते हैं। पौधों में भी बहुत सारे रोग होते हैं, गन्ने का जो एक लाल रोग कहा जाता है, गेहूं में होता है किट्टू रोग, तो ये सभी रोग भी होते हैं कवक से। कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है, और सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। यानी रस्ट और स्मट क्या है, ये कवक हैं, और इनसे सबसे ज़्यादा हानि होती है। कौन से कवक से, रस्ट और स्मट से। तो आपको सारी चीज़ों के नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है, सबसे अधिक हानि कौन से कवक से होती है, रस्ट और स्मट से होती है। ये दोनों भी कवक हैं। और यहाँ ध्यान दें कि कवक से सिर्फ गंभीर रोग पौधों में नहीं होते, बल्कि शरीर में भी होते हैं। जैसे दाद, खाज, दमा और गंजापन है, एथलीट फुट है, ये सभी किससे होते हैं, ये सभी कवक से होते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन। जैसे कि अभी बताएं, लाइकेन जो है थैलोफाइटा का पार्ट नहीं है, लेकिन शैवाल और कवक को हम पढ़ रहे हैं, और शैवाल और कवक दोनों के मिलने से बनता है लाइकेन। तो हम लाइकेन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइकेन में भी लाइकेन से क्वेश्चन आपके रीट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में लाइकेन से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि लाइकेन इंपॉर्टेंट है। लाइकेन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो शैवाल और कवक दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है, तो हम लाइकेन को भी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। लाइकेन क्या है, ये शैवाल और कवक दोनों के मिलने से बनता है, यानी दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। और लाइकेन सहजीवी है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है किसी वीडियो में। लाइकेन सहजीवी है, यानी शैवाल और कवक दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है। दोनों ही एक दूसरे को किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इसीलिए जो है लाइकेन क्या है, सहजीवी है। और सहजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है आपको। तो क्या है, कवक और शैवाल के बीच इस सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, हेलोटेज्म कहते हैं। एक एक पॉइंट आपको मैंने बोला, पादप जगत में एक एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ को ध्यान रखना है।
लाइकेन जो है शैवाल और कवक दोनों के मिलने से बनता है और कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो उसको नाइट्रोजन देता है लाइकेन, है ना, तो इसलिए उसको दाल की जड़ में राइबोजियम जो होता है उससे उसके रूप में ये पाया जाता है। तो यहाँ से वो चीज़ें मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। आपको आप जीके वाले प्ले लिस्ट से देखें, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं आपको। तो ये जो सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक दोनों के मिलने से जो लाइकेन बनता है, और इनका लाइकेन का इन दोनों के साथ जो सहजीवी संबंध होता है उस सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हैलोटिज्म कहते हैं। ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। कौन? लाइकेन। ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको। और क्या होता है, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं, यानी जितना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा लाइकेन उतने ही कम होंगे, और जहाँ बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन कहाँ उगते हैं? पेड़ों की छालों पर उगते हैं, चट्टानों पर उगते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। जो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। और जो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन हैं उनको कहते हैं सेक्सिकोल्स। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। जो पेड़ों की छालों पर लाइकेन उगते हैं उनको कोर्टिकोल्स कहते हैं, और जो खाली चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं उनको सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। तो और लाइकेन कहाँ उगते हैं? पेड़ों की छालों पर उग सकते हैं, चट्टानों पर जो खाली पड़ी चट्टानें होती हैं उन पर उगते हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं। पेड़ों की छालों पर जो उगते हैं उनको कोर्टिकोल्स कहते हैं, और जो खाली चट्टानों पर उगते हैं उनको सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रयोगशाला में होने वाला जो लिटमस पेपर होता है, प्रयोगशाला में लिटमस पेपर, उसमें जो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस पेपर है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यानी लाइकेन के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे शैवाल कवक के अलग अलग नाम हैं, इसी तरह से लाइकेन के भी नाम हैं। तो लिटमस पेपर कौन से लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला नामक जो लाइकेन है उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर, जो कि प्रयोगशाला में यानी जो लैब होती है उसमें उसका यूज़ होता है। अब हम देखते हैं जो थैलोफाइटा में तीसरा पार्ट था, यानी थैलोफाइटा के 3 भाग थे, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो शैवाल को पढ़ लिया, कवक को पढ़ लिया, और शैवाल कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको भी पढ़ लिया। तो अब तीसरा जो है वो आता है क्या? जीवाणु। जीवाणु के बारे में भी आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लें आप। जीवाणु क्या है, इसकी खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है जीवाणु की खोज, लेकिन जीवाणु नाम किसने दिया है वो भी आप देख लें। तो जीवाणु की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है, और जीवाणु विज्ञान का पिता भी इसीलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की है। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की है, और इसीलिए जो ल्यूवेनहॉक है उनको जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। परंतु जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया है। तो ये नाम ल्यूवेनहॉक, एहरेनबर्ग को ध्यान से पढ़ना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जीवाणु नाम किसने दिया है? जीवाणु नाम दिया है एहरेनबर्ग ने, लेकिन जीवाणुओं की खोज किसने की है? वो की है ल्यूवेनहॉक ने। तो इन नामों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए, रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की थी। यानी जो केवल जीवाणु के लिए अगर पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी जीवाणु की, लेकिन अगर पूछा जाए कालरा जो बीमारी होती है, कालरा या तपेदिक, तपेदिक मतलब होता है टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। तो रॉबर्ट कोच हैं वो जिन्होंने कालरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की थी। और आपको जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं, विषाणु से होने वाले रोग हैं, उनकी ट्रिक के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं और विषाणु से कौन से रोग होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। तो रॉबर्ट कोच हैं वो जिन्होंने तपेदिक और कालरा के जीवाणु की खोज की थी, तथा रोग का जन्म सिद्धांत किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया? वो दिया है रॉबर्ट कोच ने। ये जर्म है, ठीक है, इस तरह से जर्म, ठीक है। लेकिन इसको जर्म जी से लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर जी से टाइप कर रहे थे तो वो गर्म लिख रहा था, इसलिए इसको इस तरह से लिखा है और ये जर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है रॉबर्ट कोच ने। और रॉबर्ट कोच ने तपेदिक यानी कि टीबी, जिसको तपेदिक को टीबी कहते हैं यानी क्षय रोग, उसकी और जो कालरा होती है उसके जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। लुई पास्चर वगैरह आपको सब पढ़ाया जा चुका है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी और क्या है, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है।
नेक्स्ट है आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा भाग है थैलोफाइटा का। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो आकृति के आधार पर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं जीवाणु। छड़नुमा या बैसिलस, ठीक है, ये बैसिलस होते हैं यानी छड़नुमा जीवाणु होते हैं जो कि बेलनाकार होते हैं। फिर होते हैं गोलाकार या कोकस जीवाणु, और ये सबसे छोटा जीवाणु होता है। कौन सा? गोलाकार या कोकस। अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा जीवाणु किस तरह के होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, तो जो सबसे छोटा जीवाणु होता है वो कोकस आकृति का होता है, यानी कि गोलाकार होता है। गोलाकार या कोकस एक ही बात है, और छड़नुमा या बैसिलस एक ही बात है, ठीक है। तो छड़नुमा या बैसिलस एक हो गया आकृति इसकी, गोलाकार और कोकस दूसरी आकृति। तीसरी आकृति क्या है? कॉमा आकार, यानी जो इंग्लिश में कॉमा लगता है इस तरह का, कॉमा इस तरह का। तो जो कॉमा होता है, कॉमा के आकार का जो होता है एक जीवाणु भी होता है, या उसको क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं, कॉमा आकार या विब्रियो। और चौथा क्या होता है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार जो है स्प्रिंग भी कहते हैं इसको, स्प्रिंग टाइप, ठीक है। तो ये 4 जो है प्रकार होते हैं जीवाणु की आकृति के आधार पर, ठीक है। आकृति के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। पहला है छड़नुमा या बैसिलस यानी बेलनाकार। दूसरा है गोलाकार या कोकस, और ये सबसे छोटे होते हैं। तीसरा है ये जो कॉमा होता है, इंग्लिश में अंग्रेजी में कॉमा होता है, कॉमा आकार जिसको विब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो कॉमा आकार या विब्रियो। और चौथा है कौन सा? सर्पिलाकार, इसको स्प्रिंग टाइप भी कहते हैं। जो स्प्रिंग आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ का स्प्रिंग होता है इस तरह से, तो स्प्रिंग टाइप होता है वो भी जो है एक प्रकार है जीवाणु का। तो ये 4 प्रकार हैं जीवाणु की आकृति के आधार पर, 4 प्रकार हैं जीवाणुओं के। फिर देखें राइजोबियम, ये जीवाणु में ही आता है, राइजोबियम और बैटरी राइजोबियम, ठीक है। एक तो ये हो गया राइजोबियम, दूसरा है ब्रैडी राइजोबियम। इन जीवाणु, ये दोनों जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं की जातियाँ मटर कुल के पौधों की जड़ों में होती हैं, जहाँ पर लाइकेन भी अक्सर मिलते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम जो है, ये जीवाणु जो है, इन जीवाणुओं की जो जातियाँ हैं वो मटर कुल के पौधों में पाई जाती हैं, यानी मटर कुल के अंतर्गत जो जो पौधे आते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं ये कौन? राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम। तो ये भी क्या है? जीवाणु। अब देखिए हम ब्रायोफाइटा यानी अपुष्पोद्भिद हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, यानी पादप जगत को 2 भागों में बांटते हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। जो हम पुष्पोद्भिद पढ़ रहे हैं तो उसके 3 भाग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल कवक जीवाणु को पढ़ा हमने। अब हम दूसरा देखते हैं कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। अगर पूछा जाए स्थल पर सबसे सरल जो पौधे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, जो सबसे सरल होते हैं। इसमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है, यानी कि इसमें भी जैसे कि इसमें शैवाल कवक इनमें नहीं पाए जाते जाइलम और फ्लोएम, ऐसे ही इसमें भी नहीं पाए जाते क्या? संवहन ऊतक, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, इसमें भी इनका पूर्णतः अभाव होता है। फिर क्या है? इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। किस समुदाय को? ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है, हर शब्द से क्वेश्चन तैयार है यहाँ पर। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है उसको एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, यानी एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? अगर 4 ऑप्शन है तो आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबिया वर्ग में आता है और इसमें सबसे सरल स्थलीय पौधे आते हैं। नेक्स्ट है स्फेग्नम नामक मॉस। ये मॉस है, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, मॉस है। स्फेग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए जो माली होते हैं इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये पानी को अपने भार से 18 गुना ज़्यादा पानी सोख लेता है, तो जिससे जो है पौधे में नमी बहुत देर तक रहती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग माली करते हैं। किसका प्रयोग? स्फेग्नम का, ठीक है। तो ये भी ब्रायोफाइटा में आता है।
और क्या है, सूखने से बचाने के लिए, अच्छा ऊपर का ही ये पार्ट है कि माली लोग जो है वो पौधों को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्फेगनम का। और ये जो है इनका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। किसका प्रयोग, स्फेगनम का। स्फेगनम का जो प्रयोग है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने पुष्पोद्भिद को पढ़ा, थैलोफाइटा को पढ़ा और ब्रायोफाइटा को पढ़ा। जो इसका तीसरा पार्ट है, यानी कि ऊपर देखें स्क्रीनशॉट्स में आप, यहाँ पे जो ये हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, शैवाल, कवक, जीवाणु भी पढ़ लिए। अब ये जो टेरिडोफाइटा बचा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस पूरे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है। तो इस वाले पार्ट को और ये टेरिडोफाइटा, इन दोनों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा पादप जगत के 2 भाग हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद यानी जो पहला वाला है, हमने पहला वाला पढ़ा है अपुष्पोद्भिद। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इनके जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सिंगल है, लेकिन थैलोफाइटा के 3 भाग हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। इन तीनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। कुछ चीज़ें हमने इस वीडियो में नहीं ली क्योंकि वो आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी हैं बिल्कुल डिटेल से, जैसे लाइकेन है, शैवाल है, कवक है, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। लेकिन पादप जगत के अंतर्गत जो चीज़ें आती वो यहाँ पर सिर्फ ली थी इस वीडियो में, क्योंकि साइंस बायोलॉजी में देखें तो जो चीज़ें आती हैं वो आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी हैं। सब कुछ आपको यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। आप साइंस के जो प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस के जो फाइल है आप वहाँ से देख सकते हैं। सारा कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, कुछ भी नहीं बचा है आपका, कुछ ऐसा नहीं टॉपिक बचा है जो बायोलॉजी में रह गया हो। कुछ एक आध जो वो रह गए हैं टॉपिक, वो भी आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद को। और आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।